हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन को समझा था, जो कि ओम ने डिफाइन किया था। और वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर की बात हम लोगों ने की थी, प्रेशर की बात की थी, और भी जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, अगर वो सब कांस्टेंट रखी जाए तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टिंग वायर के दो एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 3 टाइम कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1/3 कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, 1/3। बट ऐसा कब होगा, जब फिजिकल कंडीशंस हम लोग क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो वहां हम जो ओम ने हमें एक इक्वेशन डिफाइन करने की कोशिश की। पहले हम लोगों ने लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I, बट फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जब हम आगे लेक्चर्स अप्रोच करेंगे, वहां पर आपको इस टेम्परेचर के कांस्टेंट होने का कारण समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आप ध्यान रखें इसे। फिर हम लोगों ने लिखा प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या लगाना होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो हमने कांस्टेंट क्या लगाया, R, और इस R को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। क्या बोला, जिस वायर में, मान लीजिए इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो जनरली ये वायर कैसा होता है, मेटेलिक होता है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हम किससे इंडिकेट करेंगे, R से। ये R क्या है, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। तो नई चीज हमको इस इक्वेशन से पता पड़ी, R। और हम लोगों ने बताया था कि R जो होता है वो आपको यहां दिखने में ऐसा लग रहा है कि V और I पर निर्भर करता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर है वो इस इक्वेशन को देखकर आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि V बढ़ाने पर R बढ़ेगा या I कम करने पर R बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, हमने बोला है R कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर V डबल हुआ तो I भी डबल हुई, V अगर हाफ हुआ तो I भी आधी हुई, तो नेट इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये R क्या चीज है। डेफिनेशन वाइज हम लोगों ने बोला कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, अगर ये V और I पर निर्भर नहीं कर रहा मैथमेटिकली, तो फिर किन बातों पर ये निर्भर करता है वो हम चीज पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, क्योंकि हम इस चैप्टर में बार बार इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ लें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक बेसिक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में भी है। तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा एक छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। तो देखिए, जो हमने ऊपर जो डेफिनेशन लिखी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है। क्लोज कंटिन्यूअस मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी होंगी। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर पर बल्ब भी लगा होता है, मेरे घर पर ट्यूब लाइट भी लगी होती है, मेरे घर पर और भी चीजें लगी हो सकती है, फैन लगा हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर लगा हो सकता है। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये सब आपस में क्या है, किससे जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है। तो सर्किट डायग्राम, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जुड़े होंगे, किससे, कनेक्टिंग वायर से। और वो कनेक्टिंग वायर क्या होगा, जनरली कॉपर से बना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉपर हम पढ़ेंगे आगे कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस किससे जुड़े होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिए बल्ब, ट्यूबलाइट, और बाकी सबको हमने जनरल में डाल दिया रजिस्टर्स। क्या डाल दिया है, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी हम आगे अभी डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर, कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू कंडक्टिंग वायर। क्लियर है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जुड़े होंगे। और सबसे बड़ी और सबसे खास चीज, ये सब आपस में जुड़े हैं किससे, टू टर्मिनल ऑफ सोर्स। किससे जुड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सारे आपस में अगर आप कंपोनेंट्स को जोड़ दो और अगर आप कोई सोर्स ना लगाएं,
इलेक्ट्रिक करंट का या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने पढ़ा था हमें किसकी जरूरत होती है, सेल की जरूरत होती है। सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो सेल और बैटरी के साथ जुड़े हों तो ऐसा जो स्ट्रक्चर सामने आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, आपको क्या क्या समझना है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैसे अप्रोच करना है। कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो भी आपके दिमाग में है, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, फैन हुआ और भी कई सारे रेजिस्टर्स, वो आपस में जुड़े होंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बॉन्डिंग वायर चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर। ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू जुड़े होंगे, किससे, किसी सोर्स से जुड़े होंगे। सोर्स का मतलब होता है सेल और बैटरी से जुड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हुई। फिर हम लोगों ने पढ़ा है सर्किट एलिमेंट। तो जो भी आपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ली हैं उस सर्किट के अंदर वही कहलाती हैं सर्किट एलिमेंट। क्या कहलाती हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वह सारे कंपोनेंट ही कहलाते हैं सर्किट एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, सर्किट को बनाने वाले लोग, सर्किट को बनाने वाली चीजें क्या कहलाती हैं, सर्किट एलिमेंट। तो बहुत आसान है। सेल बहुत जरूरी है। आप जब भी घर पे अगर मान लीजिए कनेक्शंस की बात करें तो वहां पर एक तो आपको सोर्स ऑफ बाहर पोल से हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो हमें सोर्स चाहिए। सोर्स का मतलब हम अपने सर्किट्स में क्या पढ़ेंगे, सेल और बैटरी। एक तो सेल और बैटरी होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए आपके इसमें बटन होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लग की बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं तो बेसिक ये कंपोनेंट है और उनको आपस में जोड़ने के लिए वायर, कनेक्टिंग वायर। क्लियर। फिर हम लोगों ने पढ़ा सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम क्या चीज है, सर्किट डायग्राम ध्यान रखिएगा, जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारी चीजें, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो सेल काम आने वाला है, हमारे पास में एक प्लग की यानी स्विच काम में आने वाला है, और ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकती है, और भी कई सारे रेजिस्टर्स हो सकते हैं। तो इन सब का ओरिजिनल डायग्राम बनाना तो डेफिनेटली इट्स अ टीडीएस जॉब। मान लीजिए मैं मेरी बात करूं तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की अच्छी नहीं होगी। तो फिजिक्स में इस बात को ध्यान रखा गया और जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम काम में लेते हैं उनके इन्होंने बड़े आसान आसान सिंबल्स बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ different electric components are connected in electric circuit by using electric symbols। तो जो भी डिवाइसेस हम लोगों ने ली उन सबके लिए हमने क्या बना रखा है, सिंबल बना रखा है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे देखिएगा, देखिए तो ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 का एक छोटा सा रिवीजन था और आज हम लोगों ने जो शुरू किया है उसके लिए देखिए मैंने एक डायग्राम आपको यहाँ पे बना रखा है, बहुत सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम। ये हमने क्या बनाया, एक सर्किट डायग्राम बनाया है। अब इसमें आप देखिए मैंने एक बड़ी लाइन ड्रॉ की और एक छोटी लाइन ड्रॉ की है। ये सर्किट की जान है, ध्यान रखिएगा। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इसी के कारण है। अब ये है क्या, यही हमारा सेल है। अब ओरिजिनल में तो सेल बनाना मान लीजिए कई लोगों को नहीं आता है, तो हम लोगों ने या फिजिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में सेल को किससे इंडिकेट किया जाता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। क्लियर है, दिस इज इंडिकेटर ऑफ सेल। अब अगर मान लीजिए सेल है तो बैटरी क्या होगी, बैटरी क्या होती है, कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए अगर आपको बैटरी ड्रॉ करनी है तो पहले एक सेल ले, बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन को बोलते हैं, जहां हमने हमेशा वहां एक पॉजिटिव सिंबल आएगा, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल यानी बैटरी या सेल का पॉजिटिव। और इस नेगेटिव यानी छोटी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, लोअर पोटेंशियल। हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस हमको बनाना है। जब तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। तो ये हमारा सेल का ध्यान रखिएगा क्या है, सिंबल है, क्योंकि ये सेल जो है हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। अब सेल तो मैं ओरिजिनल में बार बार बनाऊंगा नहीं, तो हमने उसको क्या एक सिंबॉलिक फॉर्म में इंडिकेट किया है। तो ऐसे ही इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल। अब जैसे मान लीजिए मुझे की बनानी है, यानी स्विच बनाना है, तो ये जो हमने बनाया है ये किसका सिंबल है, स्विच का। यानी आपको एक ये ब्रैकेट्स बनाने हैं, बीच में अगर आपने डॉट लगा दिया है यहाँ पर तो इसका मतलब है सर्किट ऑन है। सर्किट क्या है, ऑन है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा बना दूं तो इसका मतलब सर्किट ऑफ है, स्विच ऑफ। दिस इज स्विच ऑफ एंड दिस इज स्विच ऑन। इसको एक और नाम बोलते हैं, ये डॉट लगाने पर हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं,
क्लोज्ड। सर्किट क्लोज्ड है, इसका मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए हम कमरे में घुसे, बहुत गर्मी है, हमने आते ही क्या किया, स्विच ऑन किया, फैन चला, ध्यान रखिएगा। तो फैन चला कैसे, स्विच ऑन करते ही सर्किट क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है। और इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करती है, जब हमारा सर्किट क्लोज्ड कंटिन्यूअस हो, ध्यान रखिएगा। मुझे अगर मान लीजिए फैन को ऑफ करना है तो आप इस डॉट को हटा दें। अब आप देखिए आपका सर्किट बीच में क्या हो चुका है, टूट चुका है। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्लियर है। तो हमने छोटे छोटे स्विच का सिंबल अभी आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, ध्यान रखिएगा। स्विच, दो चीजें हो सकती है स्विच के रिगार्डिंग, या तो स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो। तो स्विच ऑन का मतलब है, या आप दो ब्रैकेट्स बनाए, बीच में डॉट लगा दें, इसका मतलब है स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज्ड है। और सर्किट क्लोज्ड है, इसका मतलब है सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और अगर मान लीजिए स्विच ऑफ है तो इसका मतलब सर्किट ओपन है, कोई करंट नहीं आने वाली। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स की बात कर रहे हैं। किस किस के सिंबल हम लोगों ने पढ़े, दो इंपॉर्टेंट जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं सर्किट को बनाने में। एक तो सेल, सेल को कैसे बनाएंगे, बड़ी लाइन हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन लोअर पोटेंशियल, सेल का इंडिकेटर। अब सेल को मुझे बैटरी में कन्वर्ट करना है, सपोज कीजिए, मैं आपको वही बता रहा था। सेल को बैटरी में कन्वर्ट करना है तो बैटरी क्या होती है, कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेल है, मैं सेल का डायग्राम बना देता हूँ, जबकि अब आपको बताइए कि आप सेल का ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनाने वाले, लेकिन मार्केट से आप सेल लेके आए 1.5 वोल्ट का। कितने वोल्ट का लेके आए, 1.5 वोल्ट का। लेकिन मान लीजिए आपको, आपके पास में 4 सेल है, तो चारों सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं, तो आपने एक के बाद एक 4 सेल आपने कनेक्ट कर दिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपने लगातार इसको कनेक्ट करने का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक सेल आया, फिर जो आपके पास में दूसरा सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, फिर अगेन जो थर्ड सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड वाले के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। तो अगर मान लीजिए मैंने इन 3 सेल्स को जोड़ दिया, तो एक सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1.5 वोल्ट, दूसरे पे कितना था 1.5 वोल्ट, थर्ड पे कितना था 1.5 वोल्ट। तो अब ये मिलकर कितना कहलाएगा, 4.5 वोल्ट। क्लियर है। तो दिस इज बैटरी, जहां पे हमने 3 सेल को आपस में जोड़ा है। जोड़ा कैसे, पहले वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दें। तो मान लीजिए आपके इसमें 2 सेल थे, एक का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट था और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.5 वोल्ट था। अगर आपने दोनों को जोड़ा कैसे, पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से अगर जुड़ा है तो एक बैटरी आपको मिलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने 2 सेल्स को जोड़ा है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास में 2 मार्कर हैं, तो आपने क्या किया, मार्कर का जो कैप है उसको मान लीजिए पॉजिटिव, और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको मान लीजिए नेगेटिव, और ये दूसरा सेल, ये क्योंकि मार्कर का कैप है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। अभी कितना प्रोड्यूस करेंगे, 3 वोल्ट। और हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैटरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो 1.5 वोल्ट का जो सेल था, मान लीजिए 1 एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा था, तो 3 वोल्ट का जो बैटरी है वो कितना प्रोड्यूस करेगी, डबल, क्योंकि आपने V को डबल किया तो I भी डबल होगा, यानी 2 एम्पियर। तो ये हमने सेल का सिंबल इंडिकेट किया है, और सॉरी बैटरी का, ये सेल का, ये आपने की पढ़ा, जो बेसिक कंपोनेंट है। अब ये जो हमने वायर यहाँ पे जो ये अपने जोड़ा है, ये हमारे बल्ब का सिंबल है। किसका सिंबल है, दिस इज बल्ब। अगर मान लीजिए जनरली अपन जब इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो बल्ब हमें दिया होगा। और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस एग्जैक्ट लाइन, ये है, इसको बोलते हैं हम रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या चीज है, रजिस्टर जब हम सर्किट में लगाते हैं तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या ऑफर करता है, जिसका काम क्या है, रेजिस्टेंस को ऑफर करना। भाई नाम ही हमने क्या रखा है, रजिस्टर, और रजिस्टर का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे। हम बल्ब को भी एक रजिस्टर मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्यूबलाइट को भी एक रजिस्टर मान सकते हैं, लेकिन ये जो हमने जिगजैग लाइन से इंडिकेट किया है ये भी एक रजिस्टर है। ये इसको जिगजैग बनाने का मतलब ये कि रास्ता बड़ा खराब है और इलेक्ट्रॉनों को ट्रेवल करने में क्या होगा, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये
रजिस्टर का मतलब, रजिस्टर एक नाउन है, और नाउन का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक बंदे का नाम है, स्पेसिफिक नेम है, रजिस्टर इज अ नेम, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर करना। क्या ऑफर करना? कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर करना। क्या ऑफर करना? कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर करना। तो मैंने बोला ये रजिस्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया 2 ओम। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये जो रेजिस्टर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 2 ओम। तो ये जो हमने सिंबल बनाया है किसका है, रजिस्टर का। ये किसका है, सेल का। ये किसका है, स्विच का। ध्यान रखिएगा प्लग की, और ये प्लग की यहाँ पे डॉट लगा है, इसका मतलब सर्किट में करंट है। अब करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसे बनेंगे, पॉजिटिव से निकलता हुआ ये पूरा चलेगा आगे। ध्यान रखिएगा यहां से करंट चलेगा और एंटर कहां करेगा, नेगेटिव में। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर? और क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग जो कंपोनेंट्स काम आते हैं उनके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सिंबल्स देखे हैं। मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी सर्किट की जान है वो क्या है, सेल। तो सेल का सिंबल एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन क्या कहलाती है, हायर पोटेंशियल, और छोटी लाइन क्या कहलाती है, लोअर पोटेंशियल। और बड़ी वाली लाइन के ऊपर आपको हमेशा क्या मार्क दोगा, पॉजिटिव साइन, और छोटी वाली लाइन पे क्या मार्क दोगा, नेगेटिव साइन। हायर पोटेंशियल बड़ी लाइन, लोअर पोटेंशियल छोटी लाइन। क्लियर है? और हम लोगों ने पढ़ा है सेल को हम क्या बोलते हैं, सोर्स, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। एक तरफ पॉजिटिव मेंटेन कर रहा है, एक तरफ नेगेटिव मेंटेन कर रहा है। जब तक ऐसा होगा तब तक हमारे सर्किट में क्या आएगी, करंट। ये एरो ये कब प्रोड्यूस होगा, जब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन रहेगा। तो ये काम कौन करता है, सोर्स करता है। सोर्स सेल या बैटरी, बैटरी बनाना मैंने आपको सिखाया। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो हमने कौन सा पढ़ा वो है प्लग की का, स्विच का। तो अगर मान लीजिए स्विच को इंडिकेट करने का तरीका, आप ब्रैकेट बनाइए, बीच में डॉट लगा दे, डॉट का मतलब सर्किट ओपन है। अब अगर मान लीजिए यहां से मैं डॉट हटा दूं, इसका मतलब सर्किट कैसा है आपका, ओपन है। डॉट का मतलब होता है सर्किट क्लोज है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया शायद पहले। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और अगर ये डॉट हटा दूं और अगर ये एरो लगा हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये गलत है, यानी कि कोई करंट होगी नहीं सर्किट में। इसका मतलब स्विच ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ। तो ये एरो भी हट जाएंगे। ये मतलब है क्लोज और ओपन का। फिर हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर पढ़ा, हम लोगों ने रजिस्टर, ये जो जिगजैग लाइन है वो पढ़ा। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, सर्किट में कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। जैसे मैंने इसके आगे लिखा है 2 ओम, तो ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो ये छोटी छोटी बातें, ये बल्ब का सिंबल है, ये हमारे लिए काफी है। और भी जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ और भी इलेक्ट्रिक सिंबल्स हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आज हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं। देखिए ओम्स लॉ का, हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है। आज हम ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा हम लोग बहुत अच्छे से 9th क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज हम वापस थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, I। ये हम सब लोगों को पता है, बट ये आप लिखना ना भूलिएगा ओम्स लॉ में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, कोई डाउट नहीं है। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, इक्वालिटी का सिंबल लगाया, तो एक कांस्टेंट हम लोगों ने लिखा R इंटू I, क्लियर है। अब हम लोगों ने ये भी लिखा R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग V और I में ग्राफ ड्रॉ करें, आप x एक्सिस पे आप किसको ले लें, I को ले लें, और y एक्सिस पे आप किसको ले लें, V को ले लें। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जैसे R का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, V और I पर, किस पे निर्भर कर रहा है। ऐसा कैसा चीज हमने देखा था 9th क्लास में, हमने देखी थी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, शायद आपको ये रिकॉल हो जाए, देखिएगा। तो हमारी स्पीड किस पे निर्भर कर रही है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। तो हम क्या करते थे? डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ खींचते थे। डिस्टेंस लेते थे हम वाई एक्सिस पे और टाइम हम लोग लेते थे एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन पर निर्भर कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पर और आई पर। अगर हम वी और आई में ग्राफ खींचे तो इस इक्वेशन को देख के ये कैसा आना चाहिए? लीनियर। कैसा आना चाहिए? वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। तो ऐसे ग्राफ्स का इंडिकेशन हमेशा कैसा होता है? देखिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। वी और आई में ग्राफ कैसा आने वाला है? स्ट्रेट लाइन। तो अब एक चीज, अब जैसे मान लीजिए आपको ये वी और आई के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए दो अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। ये वाला ग्राफ आया है T1 टेम्परेचर पर और ये आया है T2 टेम्परेचर पर। किस पे है? एक फर्स्ट ग्राफ किस पे है? T1 पर और सेकंड ग्राफ किस पे है? T2 पर। अब सिर्फ आपको इन, देखिए, ये मान लीजिए दोनों ग्राफ किसके लिए हैं? कॉपर वायर के लिए। किसके लिए हैं? ये एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, जरूर देखिएगा। वी आई के प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे, तो वी और आई का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखिए, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ होगा। क्लियर है? अब आपको ध्यान रखना है कि जो वी आई कर्व होता है, एक और चीज आप याद रखें कि हम लोगों ने लिखा है आर किस पर, आर का वैल्यू क्या है? वी अपॉन आई। तो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? न्यूमरेटर, और एक्सिस पे क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। ध्यान रखिएगा, टाइम लास्ट मिनट हम ले पाएंगे। देखिए, तो जो ये स्लोप ऑफ द कर्व है, जैसे यहाँ पे स्लोप कितना है? मान लीजिए आप θ1 और यहाँ स्लोप कितना है? θ2। तो यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप क्या है? ज्यादा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इसको आप R1 मान लें और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? R2। ध्यान रखिएगा, R1 इज मोर देन R2। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा इस ग्राफ को। स्लोप क्या चीज होती है? ये हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं इसको 0 पॉइंट मान लूं तो ध्यान रखिएगा, स्लोप क्या होता है? जो भी आपकी ग्राफ की लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल ड्रॉ करती है। जैसे यहाँ ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से कितना एंगल बना है, दिस इज स्लोप। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? वी आई कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? रेजिस्टेंस। आप ये नोट कर लें, स्लोप ऑफ वी आई कर्व प्रोवाइड रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई कर्व क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। स्लोप ऑफ वी आई कर्व क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। या ध्यान रखिएगा, वी आई कर्व अगर आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? आई लिया है। वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वी लिया है। तो वी आई कर्व का स्लोप, यानी ये जो ग्राफ है एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। क्लियर है? तो आप तो देखिएगा, जो हमारा वी आई कर्व का जो स्लोप है, बड़ा आराम से देखिएगा, वी आई कर्व का जो स्लोप है। अब स्लोप क्या चीज होती है? कुछ बच्चों को 9th से ये चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिएगा थोड़ा सा, ये जो हमने देखा है भी, हम कहां से R1 इज ग्रेटर देन R2 लिखा है, कैसे लिखा है देखिएगा। ये चीज आप सब लोगों को क्लियर है? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग कर रहे हैं, शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी अवेयर हो गए हैं 9th क्लास में। देखिएगा 10th क्लास में मैंने इसी ग्राफ को एक बार हम लोग वापस बना के देखते हैं। देखिएगा, देखिए, मान लीजिए मेरे पास में, मैंने क्या बोला? ये इक्वेशन आप याद रखिए, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई। क्लियर है? R किस पे निर्भर करता है? V पर और I पर। V ऊपर आ रहा है, I कहाँ आ रहा है? नीचे। तो जब आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो न्यूमरेटर है, आप अपनी सुविधा के लिए न्यूमरेटर को कहां पर लें? Y एक्सिस पे, यहां V को ले लें, और X एक्सिस पे आप किसको ले रहे हैं? I को। क्लियर है? इधर हम I की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, या आप ऐसे देख लीजिए, इधर हम V की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे और I में चेंजेस देखेंगे। तो हमने क्या बोला? जैसे मान लीजिए यहाँ हमने V लिया, यहाँ I लिया, V की वैल्यू, V पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए वोल्टेज इसका यूनिट होता है 2 वोल्ट, फिर आपने लिया 4 वोल्ट, फिर आपने लिया 6 वोल्ट, फिर आपने लिया 8 वोल्ट। 2 वोल्ट पे करंट हम अज्यूम कर लेते हैं 1 एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर।
2 वोल्ट पे मैंने कितना अज्यूम किया 1 एम्पियर, 4 वोल्ट पे कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 6 वोल्ट पे कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, 8 वोल्ट पे कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ऐसा मुझे किसने बताया? ओम्स ने बताया। किसने बताया? V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ग्राफ कैसा आएगा जब आप इसको प्लॉट करेंगे? स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ आया है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कितने पे? T1 पे आया। सपोज कीजिए कितने पे आया? T1 पे आया। और किसके लिए? मान लीजिए हमेशा ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस किसका होता है? किसी ना किसी मटेरियल का होता है। सपोज कीजिए तो किसी वायर का रेजिस्टेंस कितना है? T1 पर कितना है? ये ग्राफ आया है सपोज कीजिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये VI कर्व है और VI कर्व का स्लोप। अब स्लोप क्या चीज होती है? मैं आपको रटवा रहा हूं, उसको बड़ा अच्छे से देखिएगा। ये आपका ग्राफ आया, ये जो ग्राफ है ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, स्लोप मतलब हम देख रहे हैं स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप मतलब है, देखिए और ढंग से अगर मैं बनाऊं तो स्लोप मतलब होता है tan थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग tan से tan जानते हैं, tan का मतलब क्या होता है? तो tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। थीटा क्या चीज है? थीटा को समझिएगा, जो भी हमारा ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये हमारा ओरिजिन है 0, इसको हम 0 0 बोल देते हैं। इसको अगर हम इधर बढ़ाएं तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है जहां पे मैंने करंट को लिया है। क्लियर है? तो पॉजिटिव ये जो लाइन है, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये नेगेटिव एक्सिस से आ जाएगा, जबकि मुझे नेगेटिव एक्सिस से नहीं चाहिए। पॉजिटिव एक्सिस से ग्राफ कितना एंगल बना रहा है? मान लीजिए कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब एक और मान लीजिए आपके इसमें ग्राफ है, सपोज कीजिए इसको आप θ1 ले लें और थोड़ा सा हम लोग इसको अलग से कलर से इंडिकेट कर देते हैं। मान लीजिए ये θ1 एंगल है। क्लियर है? और इसका भी आप कलर चेंज करना ही हमने। क्लियर है? अब हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदल देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ आपकी R की वैल्यूज चेंज होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक अलग टेम्परेचर लिया एट टेम्परेचर इज इक्वल टू T2। ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये वाला, ये रेड वाला, ध्यान रखिएगा। और इस समय एंगल कितना है? θ2। कितना एंगल है? θ2। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर हम लोग स्लोप निकालें, जैसे फर्स्ट वाले के लिए कितना था? tan θ1 और सेकेंड वाले के लिए कितना है? tan θ2। स्लोप कहां पर ज्यादा है, कहां पर? अब यहां पर जो सेकंड वाला ग्राफ है पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? θ2 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? θ2। जो कि अगर मैं ढंग से देखूं तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। इसका मतलब पहले वाले का यानी θ1 के लिए स्लोप क्या आ जाएगा? ज्यादा, और θ2 का स्लोप क्या हो जाएगा? कम। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या बनाएंगे? देखिए कहां पर थीटा ज्यादा है? ग्रीन वाले के लिए थीटा ज्यादा है। तो इसके रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट कर देते हैं R1 और इसके रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट कर देते हैं R2। तो हम क्या लिखेंगे? R1 इज ग्रेटर देन R2। यह आप ध्यान रखिएगा। ये कैसे हम लोग लिख पाए? क्योंकि जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट करता है? VI कर्व का स्लोप किसको इंडिकेट करता है? रेजिस्टेंस को। किसको इंडिकेट करता है? रेजिस्टेंस को। आपने थीटा निकाल लिया, थीटा निकाल के आपने इसकी वैल्यू को किसमें रख दिया? tan के अंदर रखा। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए θ1 की वैल्यू हम लोगों ने ज्यादा ली, उसको मान लेते हैं 60 डिग्री। θ2 की वैल्यू हम लोगों ने सपोज कीजिए कम ली, उसको मान लेते हैं 45 डिग्री। तो आप लोगों को पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और tan 45 की डिग्री कितनी? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो √3 का जो वैल्यू है वो 1 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा आ रहा है मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उसका थीटा ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और ग्राफ को अगर यहाँ प्लॉट करूं, यहाँ मान लीजिए अगर एक और बना दूं तो यहाँ जो स्लोप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ R3 ले लेते हैं हम लोग तो रिलेशन क्या था? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3, फिर R1 और फिर R2। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा।
आप लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने क्या सीखा अभी, हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हम V और I में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ का वो कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और उस ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप निकालना मैंने आपको बताया, जो भी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रही है, इतना बना रही है, इतना बना रही है, पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रही है, जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जब हम V को कहां पर ले रहे हैं, y एक्सिस पर, और I को कहां पर ले रहे हैं, x एक्सिस पर। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ध्यान रखिएगा, हम लोग ये बना रहे हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो जो भी न्यूमरेटर में है वो कहा जाएगा y एक्सिस पे, और जो डिनोमिनेटर में वो कहा जाएगा x एक्सिस पे। इज इट क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत खास, R किस पर डिपेंड करता है। देखिए अब हम शॉर्ट में कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मतलब R कब बदल सकता है, हम लोगों ने देखा कि R वोल्टेज बदलने पर नहीं बदलेगा, R करंट बदलने पर नहीं बदलेगा। मैथमेटिकली ऐसा लगता है कि R V और I पर निर्भर कर रहा है, लेकिन नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। कब तक? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने जो भी ग्राफ बनाए वहां पर वो कब बदले, कब स्लोप बदले, क्योंकि स्लोप बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। कब बदले? जब हम लोगों ने टेम्परेचर को बदला। तो एक चीज तो समझ में आती है कि R किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। किस पर निर्भर करता है? तो आप लिखें फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए रेजिस्टेंस हर वायर का होता है, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर भाई आर को कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रभावित कर सकते हैं, फटाफट देखिए, 5 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो समझना कि V और I पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, वायर की डायमेंशंस पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ये चीजें हैं, 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करेंगे। फर्स्ट क्या है, डायमेंशन। जैसे मान लो डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें 2 वायर हैं, एक ये और एक ये वायर, दोनों की लेंथ सेम है। सपोज कीजिए ये L लेंथ का है, ये भी कितना है, L लेंथ का है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेते हैं, A, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2A। देखिए अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कंडक्टिंग वायर में क्या रखे होते हैं, पॉजिटिव आयन रखे होते हैं। जैसे आप देखिए ये कॉपर का बना है, तो Cu1+, ये वहां पर रखे होंगे। भारी भरकम लोग हैं, ये मूव करने का काम नहीं करते। और यहाँ मूव कौन कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि सेल ने में दिया है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे कहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट में ये जो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। यानी ये चीज हर वायर में होगी, ध्यान रखिए, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। अब वही रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, वही हम देखना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हर वायर का रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। हम यही देखना चाहते हैं कि किस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, किसका ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस निर्भर किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है। तो जैसे इन 2 वायर्स को देखें तो देखिए यहाँ पर क्योंकि क्रॉस सेक्शन डबल है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, आधा है, तो अब इसको ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने में कहाँ पे ज्यादा आसानी होगी। एक रोड चौड़ा है और एक रोड सकड़ा है, तो कहाँ पर गाड़ी चलने में ज्यादा आसानी होगी, जो सकड़ा है वहां पर ज्यादा दिक्कतें होंगी, वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और जो चौड़ा है जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पर गाड़ी चलाना आसान होगा। तो ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन उतना रेजिस्टेंस कम, उतना रेजिस्टेंस कम। तो पहला फैक्टर यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे निर्भर करता है वायर के। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, देखिए एक वायर आपके पास में ऐसा है, क्रॉस सेक्शन इस बार हम सेम रखेंगे लेकिन लेंथ को बदल देते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन हम ए ही रख रहे हैं लेकिन लेंथ हम क्या कर रहे हैं, डबल। अब वापस देखिए यहाँ लेंथ हम लोगों ने कितनी कर दी, 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है
तो अब देखिए कहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए मुझे अजमेर से जयपुर जाना है तो, और एक मुझे अजमेर से दिल्ली जाना है, कहाँ पर मेरी गाड़ी के भिड़ने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा दूरी ट्रेवल करेंगे तो गाड़ी भिड़ने की संभावना ज्यादा होंगी, और पास की दूरी तय करेंगे तो गाड़ी के भिड़ने की संभावनाएं कम होंगी। तो यहाँ क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन है दोनों वायर्स का, बट यहाँ लेंथ एल है और यहाँ लेंथ कितनी है 2L है, तो इलेक्ट्रॉनों को चलने में कहाँ पर ज्यादा दिक्कत होगी, यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और तीसरा फैक्टर और चौथा फैक्टर हम जब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिला के हम लोग लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इक्वालिटी। और यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आएगा, एक नई चीज हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रही है, रो एल बाई ए। और इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इस रो को हम लोग क्या बोलेंगे, नई चीज आप लोगों के सामने क्लियर है। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये प्योरली किस पर निर्भर करती है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पे। तो चार चीजें ऐसे बन गई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में देखूं तो रो आ गया, एल आ गया, ए आ गया। एल और ए तो किसको बताते हैं, वायर के डायमेंशंस को। और जो रो है वो किस पर निर्भर करता है, प्योरली टेम्परेचर और मटेरियल पे। तो कुल मिला के आर कितनी बातों पर निर्भर करेगा, चार बातों पे। डायमेंशंस में लंबाई आ गई यानी लेंथ आ गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक नई चीज हम लोगों ने और लिखी है, रो रेजिस्टिविटी, विच प्योरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में और ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और ढंग से इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए काफी है।